इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलें हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सवालात दिए हुए हैं। सबसे पहले है अ ट्रेडर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईच ईयर। व्हाट डू दीज हेल्प द ट्रेडर टू डू? यानी कि एक ट्रेडर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो उससे उसको क्या फायदा हासिल होता है, क्या हेल्प मिलती है? कैलकुलेट द अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर्स। ये तो वो सप्लायर्स के अकाउंट से भी ढूंढ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैलकुलेट द कैश ड्रॉइंग्स, कैश के अकाउंट से पता चल सकता है। चेक द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट तो बैंक बनाएगा। मेक डिसीशंस अबाउट द फ्यूचर, सही जो आंसर होगा वो डी होगा, दैट इज मेक डिसीशंस अबाउट द फ्यूचर। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो उसका जो मेन फायदा होता है वो ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, आपकी कंपनी में कितने एसेट्स हैं, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और आप अपने फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। तो वन का आंसर डी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रेडर बॉट न्यू फिक्सर्स, he paid half the purchase price in cash and agreed to pay the balance at a later date. How does this purchase affect the accounting equation? किसी ने फिक्सेस खरीदे, आधे पैसे कैश में पे कर दिए और बाकी आधे पैसे अभी पे करने हैं, इससे अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो हम इसकी डबल एंट्री पास कर लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि फिक्सेस की वैल्यू 100 है। अब अगर आपने इस तरह से जैसे बताया हुआ ऐसे फिक्सेस खरीदे हैं तो आपने फिक्सर्स के अकाउंट को किया होगा डेबिट 100 से, कैश को आपने क्रेडिट किया होगा कितने से? कैश को आपने क्रेडिट किया होगा 50 से, और पेएबल को आपने जो है ना वो क्रेडिट किया होगा बाकी 50 से। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आधा अमाउंट आपने कैश में उसी वक्त पे कर दिया और बाकी आधा अमाउंट आपका पेएबल होगा। अब इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या है, पहले एसेट्स देखते हैं। देखिए दो एसेट्स हैं हमारे पास, एक फिक्सचर्स है और एक कैश है। एक एसेट 100 से इंक्रीज हुआ है, एक एसेट 50 से डिक्रीज हुआ है। तो एसेट्स पर नेट इम्पैक्ट क्या है? एसेट्स पर नेट इम्पैक्ट ये है कि एसेट जो है वो 50 से इंक्रीज हुए हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से। पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी में पेएबल है, और अगर पेएबल क्रेडिट हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो पेएबल जो हुआ है वो इंक्रीज हुआ। इक्विटी यानी कि प्रॉफिट लॉस कैपिटल, इससे कोई सवाल का लेना देना नहीं है। हाउ डज दिस परचेज इफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन? एक तो मेरे ओवरऑल एसेट्स 50 से इंक्रीज हुए हैं और मेरी लायबिलिटीज 50 से इंक्रीज हुई हैं, तो आंसर होगा एसेट में इंक्रीज, ओनर्स इक्विटी में नो इफेक्ट, लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं, तो टू का आंसर जो होगा वो डी बनेगा। ठीक है, आप इस डबल एंट्री को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एसेट पर, लायबिलिटी पर, इक्विटी पर। तो इक्विटी पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, एसेट और लायबिलिटी दोनों में इंक्रीज है। थर्ड क्वेश्चन है विच अकाउंट इज नॉट केप्ट इन द नॉमिनल लेजर? नॉमिनल लेजर में आमतौर पर कौन सा अकाउंट नहीं मिलता? देखिए आपके पास सेल्स लेजर होता है, परचेज लेजर होता है, नॉमिनल लेजर जनरल लेजर का दूसरा नाम होता है। नॉमिनल लेजर में वो सारे अकाउंट्स होते हैं जो पर्सनल नहीं है और जो सेल्स लेजर और परचेज लेजर में नहीं है, यानी कि वहां पर कैपिटल का अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट, परचेजेस के अकाउंट होते हैं। कैश इसका सही आंसर होगा। उससे ये पूछा था कि कौन सी चीज नॉमिनल लेजर में नहीं होगी। सर कैश का टी अकाउंट क्या नॉमिनल लेजर में नहीं होता? आमतौर पर जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ते हैं तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम ये पढ़ते हैं कि जो कैश बुक है ना वो इटसेल्फ खुद से लेजर भी है और एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है, और उसको हम सेपरेट क्लासिफाई कर रहे होते हैं। और कैपिटल, इन्वेंट्री और परचेजेस तो हमारे पास जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर में आते ही हैं, तो हमारा आंसर थ्री का बी होगा। 4A on 15 Feb, कलाओ made the following entries in his accounts. कलाओ कोई बंदा है और उसने कोई डबल एंट्री पास करी है, क्या डेबिट किया क्या क्रेडिट किया आपको बताया है। इसने बैंक अकाउंट को 228 से डेबिट किया है, डिस्काउंट अलाउड को 12 से डेबिट किया है।
मैं जरा डबल एंट्री जिस तरह से मैं लिखता हूं उस तरह से लिख दूं, तो इसने बैंक को डेबिट किया है 228 से, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया है 12 से, और ड्रोगबा को क्रेडिट किया है 240 से। विच ट्रांजेक्शन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड हो रहा था। अब आपको डबल एंट्री देखकर अंदाजा लगाना है कि आपने किस चीज की या क्या डबल एंट्री पास करी होगी। देखें, आप किसी रिसीवेबल को प्रोबेबली कम कर रहे हैं। ड्रोगबा से आपने पैसे रिसीव करने थे, आपने उसको 240 से कम किया है, रिसीवेबल कम होता है तो क्रेडिट होता है, और आपने उससे 228 रुपीज रिसीव किए हैं। जब पैसे रिसीव होते हैं चेक के थ्रू तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और आपने उसको डिस्काउंट दिया 12 रुपए का। तो इस तरह की कोई कहानी नजर आ रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। ड्रोगबा पेड कलाउ बाय चेक आफ्टर टेकिंग अ कैश डिस्काउंट। ड्रोगबा ने कलाउ को चेक से 228 पे करे, और मैंने इसको 12 रुपए का, $12 का डिस्काउंट भी अलाउ किया है। फिर रंजीत इज अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ बलबीर इन अप्रैल द फॉलोइंग एक्टिविटीज टुक प्लेस, और 3 एक्टिविटीज हैं। सवाल कहता है विच डॉक्यूमेंट्स वेर यूज टू रिकॉर्ड दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज हुआ था। वापस से पढ़े तो रंजीत कस्टमर है बलबीर का। बलबीर क्या कर रहा है, बलबीर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रंजीत। बलबीर ने रंजीत को गुड्स क्रेडिट पर बेचे। अच्छा, एक तो देखें बलबीर की बुक्स होगी, और एक जो है ना रंजीत की बुक्स होंगी। बलबीर ने गुड्स बेचे, तो बलबीर ने डबल एंट्री क्या पास की होगी, बलबीर ने डबल एंट्री पास की होगी रंजीत डेबिट सेल्स क्रेडिट। रंजीत ने क्योंकि बलबीर से चीजें क्रेडिट पर खरीदी, तो इसके लिए ये परचेजेस है, तो रंजीत ने परचेजेस को डेबिट किया होगा और बलबीर को क्रेडिट किया होगा। ये पहली एंट्री हुई होगी, ठीक है। अच्छा, जब ये वाली सेल की एंट्री पास करी जाती है ना, तो जनरली कोई इनवॉइस होती है। तो ये जो एंट्री पास करी होगी इसके पीछे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो इनवॉइस होगी। इनवॉइस देखकर, इनवॉइस पर अमाउंट वगैरह लिखा हुआ होता है, उससे ये डबल एंट्री पास होती है। तो पहली चीज तो हमारी इनवॉइस हो गई। रंजीत एडवाइज्ड बलबीर दैट सम ऑफ द गुड्स वर डैमेज्ड। रंजीत ने बलबीर को एडवाइस किया और बताया कि कुछ चीजें डैमेज्ड है। तो जब डैमेज चीजें होती हैं, आप किसी से चीजें खरीदते हो और आप उसको रिटर्न करते हो, रंजीत ने जो चीजें खरीदी थी रंजीत रिटर्न कर रहा है, तो डबल एंट्री पास करेगा बलबीर का अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट। अच्छा, जब बलबीर के पास ये चीजें आ जाएंगी तो बलबीर एंट्री पास करेगा सेल्स रिटर्न डेबिट और रंजीत का अकाउंट क्रेडिट। अब जरा गौर से सुनना। रंजीत ने बलबीर को बताया कि तुमसे जो चीजें खरीद कर गया था वो खराब है, मैं तुम्हें वापस करता हूं। अब जब एक कस्टमर चीजें वापस करता है और वो कस्टमर आपको बताता है, तो ऐसे ही जबानी नहीं बताता, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू बताता। कैसा डॉक्यूमेंट, हमें ये देखना होगा कि रंजीत ने बलबीर के अकाउंट को क्या किया, डेबिट या क्रेडिट। रंजीत ने बलबीर के अकाउंट को डेबिट किया है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है। जब रंजीत बलबीर के अकाउंट को डेबिट करेगा ना, तो वो साथ में एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, डेबिट नोट। और उस डेबिट नोट में लिखा हुआ होगा कि मैं बलबीर के अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट कंपनी में अवेलेबल होगा। इस पे लिखा हुआ होगा कि जो हमने चीज़ें खरीदी थी उसमें से ये चीज़ें खराब हैं, इसलिए हम बलबीर को चीज़ें वापस कर रहे हैं, और इसीलिए ये परचेज रिटर्न है। बलबीर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट डबल एंट्री पास कर रहे हैं, तो हम बलबीर का अकाउंट डेबिट इसलिए कर रहे हैं। तो जब रंजीत ने चीजें वापस करी और बलबीर को बताया, तो ये बनाएगा डेबिट नोट, ठीक है। देखिए, याद रखने का तरीका क्या है कि क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट। आप देखें कि आपने अकाउंट को क्या किया, भाई रंजीत ने बलबीर के अकाउंट को डेबिट किया है तो रंजीत डेबिट नोट बनाएगा। रंजीत ने बलबीर के अकाउंट को डेबिट किया है तो डेबिट नोट बनाएगा, यानी कि एक ऐसा नोट या डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि मैंने किसी के अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, ठीक है। तो सेकंड चीज हमारे पास हो गई डेबिट नोट। उसके बाद क्या है, बलबीर एडवाइज रंजीत ऑफ अ रिडक्शन इन द अमाउंट ओइंग। अब जब चीजें आ गई
जब चीजें बलबीर के पास आ गई तो बलबीर ने एंट्री पास कर दी सेल्स रिटर्न डेबिट और रंजीत क्रेडिट, और उसने रंजीत को तसल्ली दिला दी कि मैंने तुम्हारे अकाउंट कम कर दिया है, क्रेडिट कर दिया, अब तुम पूरे पैसे नहीं देना, जितने खराब चीजें उसके पैसे नहीं देना। लेकिन जब ऐसा होगा तो बलबीर भी एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और उसका नाम होगा क्रेडिट नोट। सर आपको कैसे पता ये क्रेडिट नोट बनाएगा, डेबिट नोट नहीं बनाएगा? देखिए अगेन इससे डबल एंट्री, बलबीर ने जो डबल एंट्री पास करी है वो है सेल्स रिटर्न डेबिट और रंजीत का अकाउंट क्रेडिट। तो हम रंजीत का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे क्रेडिट नोट और उसमें लिखेंगे कि हमने किसी का अकाउंट क्यों क्रेडिट किया है। उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन और पूरी वजह होगी कि भाई हम रंजीत का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इनवॉइस, उसके बाद बनी डेबिट नोट, उसके बाद बना क्रेडिट नोट। इनवॉइस, फिर डेबिट नोट, फिर क्रेडिट नोट, यानी कि 5 का आंसर होगा डी। ठीक है, 5 का आंसर होगा डी। अगला देखते हैं, व्हाट इज एन एडवांटेज टू अ बिजनेस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती हैं? सेल्स जर्नल जिसको हम सेल्स डे बुक भी बोलते हैं, परचेज जर्नल जिसको हम परचेज डे बुक भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न जर्नल जिसको हम परचेज रिटर्न जर्नल भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न डे बुक जिसको हम परचेज रिटर्न जर्नल भी बोलते हैं, कैश बुक और जनरल जर्नल। इनमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सबसे पहले रिकॉर्ड करी जाती हैं और सारी ट्रांजैक्शन जो है वो अपने हिसाब से कैटेगराइज, डिस्ट्रीब्यूट, बाइफरकेट हो जाती हैं। परचेज वाली एक जगह, परचेज रिटर्न वाली एक जगह, सेल्स वाली एक जगह, सेल्स रिटर्न वाली एक जगह, कैश और बैंक अकाउंट वाली एक जगह, और जनरल जनरल जो दूसरों में ना है वो एक जगह। तो इसका फायदा क्या है? अ ट्रायल बैलेंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, नहीं वो तो डबल एंट्रीज और ट्रायल बैलेंस के लिए ब्रॉट डाउन कैरी डाउन निकालना है। सिमिलर ट्रांजैक्शंस आर लिस्टेड टुगेदर इन डेट ऑर्डर ऑफ फॉर रेफरेंस। सिमिलर ट्रांजैक्शंस जैसे कि मैंने बताया ना, 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है तो सारी क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शंस एक जगह आ जाती हैं, सारी क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शंस एक जगह पर आ जाती हैं। तो फायदा ये होता है कि हम अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको 6 हिस्सों में बांट देते हैं, उनको 6 अलग अलग हिस्सों में, रेलेवेंट हिस्सों में बांट देते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। 7 है, विच आइटम्स अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, अमाउंट्स ओड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। कुछ पैसा मुझे क्रेडिट कस्टमर से लेना है, उनका जो अमाउंट होगा क्या वो डेबिट साइड पर आएगा? हाँ, अगर मुझे कस्टमर से कुछ पैसे लेना है तो वो मेरे रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड पर आता है तो 1 तो होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स, ये मेरी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा। ड्रॉइंग्स मेड बाय द ओनर, अगर ओनर बिजनेस में पैसे लेकर आता है तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, लेकर जाता है तो ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। अगर कैश लेकर जा रहा है, कोई और चीज लेकर जा रहा है तो वो क्रेडिट होगी। तो ड्रॉइंग्स का बैलेंस डेबिट साइड पर होता है। तो 1 एंड 2 तो बनता ही बनता है, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, 7 का आंसर 1 एंड 3, 1 एंड 3 तो बनता ही बनता है, 1 एंड 3 बनता है तो बी आंसर होगा, बी। ठीक है जी। 8, trader had prepared her year-end financial statements. She later discovered that an adjustment to reduce the provision for doubtful debts by $100 had not been made. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की रिडक्शन मेरे लिए इनकम होती है, उसकी जो डबल एंट्री पास होती है वो होती है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। मुझे इसको एज अ इनकम बुक करना चाहिए। अगर प्रोविजन फॉर बेडेट्स में रिडक्शन आ रही है तो जितने से रिडक्शन आ रही है वो मेरी इनकम्स में जाती है, अदर इनकम में जाती है। मान ले कि अगर ओपनिंग प्रोविजन फॉर बेडेट्स 500 था लेकिन क्लोजिंग 400 है तो 100 से जो रिडक्शन है ये वो मेरे इनकम में जाना चाहिए। अब उससे बोले ये हम इग्नोर कर बैठे हैं, हम भूल गए। शी लेटर डिस्कवर्ड दैट एन एडजस्टमेंट टू रिड्यूस द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैड नॉट बीन मेड। ये एंट्री पास करनी थी, करना भूल गए। हाउ डज दिस एरर इफेक्ट द ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रेडर का जो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उस पर ये चीज कैसे नजर आएगी? अब देखिए, आपने 100 से एक इनकम कम बुक करी है। जब आपने 100 रुपए से एक इनकम कम बुक करी है तो टोटल प्रॉफिट भी 100 रुपए कम होगा। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो अगर प्रॉफिट 100 रुपए से कम है तो कैपिटल में ऐड होने वाला अमाउंट भी 100 से कम है और कैपिटल भी 100 से कम है। तो जो कैपिटल अभी नजर आ रहा होगा वो अंडर स्टेटेड होगा 100 से। ऑन द अदर हैंड जो मेरे करंट एसेट्स होते हैं
जो मेरे करंट एसेट्स होते हैं उसमें क्या हुआ होगा। देखें, हाउ डिड दिस एरर इफेक्ट द ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रेडर के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर इस स्पेसिफिक एरर का, इस स्पेसिफिक मसले का क्या मतलब एरर का क्या इम्पैक्ट आया है। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये है कि भाई मेरा जो कैपिटल होगा वो अंडर स्टेटेड होगा, क्योंकि मैंने एक एक्सपेंस जो है ना वो बुक नहीं किया। ठीक है, a trader had prepared her year-end financial statements. She later discovered that an adjustment to reduce the provision for doubtful debts by $100 had not been made. How did this error affect the trader's statement of financial position? Trader के statement of financial position पर इसका क्या impact होगा? Current assets में क्या impact होगा? अब देखिए करंट एसेट्स में ये कहाँ से लिंक्ड है। करंट एसेट्स में हमारे पास जो है ना वो ये इनका जो लिंक आ रहा है ना, देखिए एक एग्जांपल बना लेते हैं। ओपनिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो है वो लेट से 400 है। क्लोजिंग जो है ना प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 300 है। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट जो है वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूं। तो मैंने अभी अपने ओपनिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो हैं, हमारे पास जो करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स में हम रिसीवेबल लिखते हैं। मान लीजिए मेरे 5,000 के रिसीवेबल है, इसमें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का बैलेंस जो है ना वो माइनस करता है। उसूली तौर पर आपको, आपका ओपनिंग बैलेंस 400 है, क्लोजिंग 300 है। अगर आप एंट्री बनाना भूल गए हो, अगर आप अपने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को 100 रुपए से कम करना भूल गए हो, तो आप यहाँ पर 400 लिखोगे और आप अपने नेट रिसीवेबल्स दिखाओगे 4,600 पर। जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि अगर रिसीवेबल्स 5,000 के हैं और मेरा प्रोविजन फॉर बेड डेट 100 रुपए से कम हो गया है, तो यहाँ पर ये 300 होना चाहिए और मेरे नेट रिसीवेबल्स जो होने चाहिए वो 4,700 होने चाहिए। 4,700 होने चाहिए। उसूली तौर पर 300 होना चाहिए ना बैलेंस, 100 कम कर कर। मैंने एग्जांपल ली कि ओपनिंग अगर 400 है तो क्लोजिंग 300 होगा। उसूली तौर पर ये होना चाहिए, लेकिन अभी ये हुआ है तो वो ये पूछ रहा है कि इस एरर की वजह से क्या हुआ है। इस एरर की वजह से मेरी जो करंट एसेट्स हैं वो भी अंडर स्टेटेड है। जो चीज 4,700 होनी चाहिए वो 4,600 है, तो अंडर स्टेटेड है। इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए, एक सवाल को समझाने के लिए मैंने ओपनिंग बैलेंस की एग्जाम्पल ली है। क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि 100 रुपए रिकॉर्ड अगर कर लेते हम तो 100 रुपए के हिसाब से ये 300 बनता है। अगर मैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के बैलेंस को रिड्यूस कर रहा हूं तो ओपनिंग 400 है तो क्लोजिंग 300 होना चाहिए। 5,000 भी मैंने एज्यूम किया। अब अगर मैंने एंट्री पास ही नहीं करी, एंट्री पास ही नहीं करी, तो जो क्लोजिंग, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, उस हिसाब से 4,600 बनता है। अगर एंट्री पास कर लेता और 300 वाली अमाउंट सही अमाउंट पर आ जाता तो मैं यहाँ पे 5,000 माइनस 300 कर कर 4,700 लिखता। लेकिन अभी मैंने ये गलती करी हुई है तो मेरे जो एसेट्स हैं वो अंडर स्टेटेड हैं। क्योंकि अभी मैंने जो गलती करी हुई है उसके हिसाब से अंडर स्टेटेड क्यों है, अंडर स्टेटेड इसलिए क्योंकि मैंने 4,600 पर चीजें रिकॉर्ड करी हुई है अपने करंट एसेट्स। और कैपिटल समझाना तो आसान था। 9 पर आ जाते हैं। ट्रेडर्स ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट शोड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 24,500। 24,500 का किसी का प्रॉफिट फॉर द ईयर नजर आ रहा है। द फॉलोइंग एरर्स वे लेटर डिस्कवर्ड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ये एरर सामने आए। व्हाट वाज द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको इस प्रॉफिट को सही करना है। पहले क्या है, नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर एक्रूड इनकम ऑफ $8,000। 8,000 की आपकी एक्रूड इनकम थी और उसकी कोई डबल एंट्री पास नहीं करी। एक्रूड इनकम क्या होती है, आपने किसी को सर्विस दे दी है, अब आपने उससे पैसे लेने हैं, या आपकी इनकम है और साथ में आपका रिसीवेबल है। सर एक्रूड इनकम अगर हम रिकॉर्ड करते तो कैसे रिकॉर्ड करते। अगर हम एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करते तो एक्रूड इनकम मेरा एक रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल का मतलब ये है कि मैंने किसी को सर्विस दे दी और उसके अगेंस्ट मुझे ये पैसे रिसीव करने हैं। अभी उसने दिए नहीं है, वो अगले साल के शुरू में दे देगा, मेरा एक रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल्स जो है वो डेबिट होने चाहिए 8,000 से, और मेरी जो इनकम है ना वो क्रेडिट होनी चाहिए 8,000 से। अब अगर ये 24,500 में शामिल नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, ये इनकम रिकॉर्ड नहीं करी है, अगर ये रिकॉर्ड हुई होती तो मेरा प्रॉफिट 8,000 से ज्यादा होता, पहली चीज। दूसरा, कैरेज इनवर्ड ऑफ $250 हैड बीन रिकॉर्डेड एज कैरेज आउटवर्ड्स। अच्छा, कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, चीजों को प्रेमिसेस पे लेकर आने का खर्चा।
ये खर्चा परचेजेस में ऐड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज करता है, ग्रॉस प्रॉफिट को कम करता है, तो आपने ये वहां पर रिकॉर्ड नहीं किया। कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? डिलीवरी का खर्चा, ये भी एक्सपेंस होता है, लेकिन ये एक्सपेंस बस ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आता है, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में। अब वो ये कहते हैं कि कैरेज इनवर्ड्स ऑफ $250 हैड बीन रिकॉर्डेड एज कैरेज आउटवर्ड्स। आप इस चीज को समझें कि ये एरर जरूर है, मान लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सही प्रॉफिट बताओ। अब देखिए, एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन अलग कर दी है। भाई कैरेज इनवर्ड्स होता तो भी एक्सपेंस होता, कैरेज आउटवर्ड्स है तो भी एक्सपेंस है। बस मैंने एक जगह जहां एक्सपेंस लिखना था वहां नहीं लिखा, कहीं और लिख दिया। तो ऐसा नहीं है ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड तो हुआ है, और रिकॉर्ड हुआ है तो 24,500 कैलकुलेट करते वक्त मैंने माइनस भी किया होगा, बस किसी और जगह रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। कैरेज इनवर्ड्स जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल होता है, कैरेज आउटवर्ड जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल होता है। तो मैंने इसको कैरेज इनवर्ड्स को कैरेज आउटवर्ड समझ लिया, तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी गलती करी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी गलती करी। लेकिन सोचे ना, लेट्स से सेल्स रेवेन्यू 100 है, लेट्स से सेल्स रेवेन्यू 10,000 है, 10,000 में से 250 माइनस करने थे, आप आते 9,750 पर, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते, नेट प्रॉफिट पर आते। आपने 10,000 में से वहां पर 250 ये वाले माइनस नहीं करे, आप ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 पर आ गए, उसके बाद आपने माइनस कर दिया, अलबत्ता करे तो है। तो नेट प्रॉफिट पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो ये पूछता कि इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, वो सारी एक अलग बहस थी, सारी एक अलग बात थी। अभी तो उसका सवाल ये है कि भाई 24,500 का जो ड्राफ्ट प्रॉफिट है, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, आप उसको सही कर और सही वाली वैल्यू बता दें। तो अगर हम अपनी गलती को सही करें तो हमें अपने प्रॉफिट को छेड़ना ही नहीं है। प्रॉफिट हमारा सही रिकॉर्ड हुआ है, प्रॉफिट में तो कोई गलती नहीं है ना। 24,500 में ये 250 किसी और नाम से, गलत नाम से अलबत्ता माइनस जरूर पागा। अच्छा, फिर क्या? एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ $120 हैड बीन ट्रीटेड एज एन एडिशन टू द ग्रॉस प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर इंक्रीज होता तो वो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस को इंक्रीज हो जाना चाहिए, प्रॉफिट को कम हो जाना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट में 120 माइनस करने थे, आपने ग्रॉस प्रॉफिट में 120 ऐड कर दिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डबल अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। क्यों? एक जो माइनस करना था वो नहीं किया, और उल्टा आपने ऐड कर दिया। ठीक है, ये इसी तरह से कि आपने किसी को 120 रुपए देने थे, आपने उससे 120 रुपए ले लिए। अब पहले तो उसके 120 उसको वापस करेंगे, और फिर उसको जो 120 देने वो देंगे भी। ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो है 32260, 32260, यानी कि 19 का आंसर होगा बी। सही है जी। 10 पर चलते हैं। द बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2690 ऑन 31st October. At that date, checks issued which had not been presented total 850. What was the bank balance in the cash book on 31st of October? अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के दो फॉर्मेट्स है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, एड अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और आप आ जाते हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर। ठीक है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, एड अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और आप आ जाते हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर, या फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, लेस अनक्रेडिट अनप्रेजेंटेड चेक्स, एड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और आप आ जाते हो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक पर। अब यहां पर हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बताया हुआ है 2690। अनप्रेजेंटेड चेक्स की अमाउंट कितनी दी हुई है? एट दैट डेट चेक्स इशूड व्हिच हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टोटल 850। ठीक है। हम ये वाला फॉर्मेट क्यों पिक कर रहे हैं? क्योंकि हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बताया हुआ, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का कुछ नहीं पता, तो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक 1840 होना चाहिए। और वन, अच्छा, बैंक जिसको क्रेडिट बोलता है वो हमारे लिए डेबिट होता है। बैंक अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है अगर 2690 का, तो वो एक पॉजिटिव बैलेंस है, और हमारे लिए हम उसको डेबिट बोलते हैं, तो 1840 का डेबिट बैलेंस होगा, यानी कि 10 का आंसर होगा बी, 10B। 11, द बैंक कॉलम ऑफ अ ट्रेडर्स कैश बुक शोड एन ओवरड्रॉन
बैलेंस ऑफ $1200 बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक का बैंक कॉलम जो है उसमें ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है 1200 का. When the trader compared the cash book with the bank statement, he found the following items were not included in the cash book. What was the balance brought down in the bank column of the cash book after it was updated? आपके इस ओवरड्रॉन का मतलब नेगेटिव बैलेंस है, लाइबिलिटी है, तो आपके पास -1200 -1200 का बैलेंस आ रहा था. बैंक चार्जेस 100 रुपए के थे, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे. अब -1200 है और बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है. बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो ये मजीद मेरे बैलेंस को और 100 से नेगेटिव कर देगा. 1300 नेगेटिव हो गया. क्रेडिट ट्रांसफर यानी कि किसी से पैसे मिले हैं 400. क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में एक क्रेडिट नजर आ रहा था, और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नजर आने का मतलब ये है कि आपको पैसे मिले हैं. तो आपको किसी से 400 रुपए मिले, वो आपके ओवरड्राफ्ट को खत्म करता, कम करता, या आपके पास पैसे आए हैं, आप -1200 में हो, -1300 में हो, और 400 इसमें ऐड कर दो. डायरेक्ट डेट 60, डायरेक्टली बैंक से $60 की पेमेंट हुई है. पेमेंट होने की वजह से आपका बैंक बैलेंस मजीद नेगेटिव होगा, तो -60 कर दो. तो आपका फाइनल आंसर आता है 960 का नेगेटिव बैलेंस, और आपका 960 नेगेटिव यानी कि क्रेडिट. अच्छा, इसका टी अकाउंट भी बना सकते थे, डबल एंट्रीज भी बना सकते थे. अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से बना लेता कि भाई आप लोगों को टी अकाउंट के जरिए समझा दूं, तो देखें, ओवरड्राफ्ट है. ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि यहां पर 1200 आ रहा होगा क्रेडिट साइड पर. पहली डबल एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट. कितने से? 100 रुपए से. ठीक है. दूसरी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट ट्रांसफर, पैसा आया है, पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट और इनकम आई होगी कोई, वो क्रेडिट. तीसरी एंट्री क्या है? डायरेक्ट डेट, बैंक से डायरेक्टली पैसे पे हुए हैं, तो एक्सपेंस डेबिट, कोई एक्सपेंस पे किया है 60 का, और बैंक अकाउंट क्रेडिट 60. अब इन एंट्रीज को अगर मैं यहां पर पास कर दूं, पहला क्रेडिट हुआ है 100 रुपए का बैंक चार्जेस की वजह से. अच्छा, फिर एक डेबिट हुआ है इनकम की वजह से, और फिर ये एक एक्सपेंस की वजह से क्रेडिट हुआ है. और अब मैं इसको जो है वो बैलेंस आउट कर दूं, तो ये हमारी 1360 है ये अमाउंट. ठीक है. इसमें से यहां पर कैरी डाउन लिख दूं, और ये 1360 माइनस 400 960. कैरी डाउन यहां आ रहा है तो ब्रॉड डाउन यहां पर आएगा 960, और ब्रॉड डाउन के हिसाब से हम टाइटल डिसाइड करते हैं कि क्रेडिट है या डेबिट है. तो अगर ब्रॉड डाउन मेरा क्रेडिट साइड पर 960 आ रहा है, उसका मतलब मेरा नेगेटिव बैलेंस है, और आंसर होगा ए, यानी कि 960 का क्रेडिट मेरे लिए ये एक नेगेटिव बैलेंस है. 12 व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ मंथली सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टोटल रिसीवेबल्स का अकाउंट होता है. उससे हमें टोटल रिसीवेबल्स की वैल्यू एक साथ मिल जाती है. उसका ओपनिंग क्लोजिंग सारी चीजें एग्रीगेटेड होती हैं. जितने भी रिसीवेबल्स हैं उनका टोटल एक अकाउंट अगर बना लें, तो उसका हम टोटल रिसीवेबल्स का अकाउंट कहते हैं. इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट? नहीं, जरूरी नहीं है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. हाँ, ये इसका मेन मकसद होता है कि जो रिसीवेबल सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है वो फ्रॉड रिड्यूस करता है. कैसे सर, ये समझाएं. देखिए, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जिसको मैं बनाने के लिए देता हूँ ना, उसको मैं बोलता हूँ कि तुम इंडिविजुअल अकाउंट्स नहीं बनाओगे. मिसाल के तौर पर एक बंदा मैंने रख लिया, वो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का टी अकाउंट बना रहा है. दूसरा बंदा मैंने रखा जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहा है. अब पहले बंदे से पूछा, बताओ ए से, बी से, सी से कितने पैसे लेने हैं? उसने बोला 200, 300 और 500, टोटल 1000 लेने हैं. सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वाले से पूछूंगा, बताओ तुम्हारे हिसाब से सारे लोगों से मिल मिलाकर कितने लेने हैं? उसने भी बोला 1000 लेने हैं. तो मैं बोलूंगा हाँ भाई, काम सही चल रहा है. सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वाला बंदा वो जो इंडिविजुअल रिसीवेबल्स के अकाउंट मेंटेन करने वाला बंदा होता है, उससे लिंक्ड नहीं रखते. जनरली हम अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग बाइफरकेटेड रखते हैं ताकि मिलकर फ्रॉड ना करें. सेल्स एंड कंट्रोल अकाउंट वाला बंदा डेटा कहीं और से पिक करता है. वो टोटल सेल्स का, टोटल सेल्स रिटर्न्स का डेटा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से पिक करता है. जबकि जो इंडिविजुअल अकाउंट वाला बंदा होता है, वो जनरली जो आपकी डबल एंट्रीज होती हैं उससे डेटा पिक करता है. तो मुझे एरर भी मिल जाता है और फ्रॉड भी डिटेक्ट हो जाता है. अगर वो कहीं एक अकाउंट में घपला कर रहा होगा तो टोटल उसका मैच नहीं हुआ, तो मैं बैठ जाऊंगा दोनों को लेकर के, भाई ये मैच क्यों नहीं कर रहा? या तो आपने अकाउंटिंग गलत करी है, या आपने अकाउंटिंग गलत करी है, या आप में से एक ने जो है वो कोई फ्रॉड किया. तो ये एक समझने की बात है. बहरहाल प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं तो समझ में आती है. तो 12th का आंसर बी होगा. 13 है समरी ऑफ जिम्स कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग.
कैश बुक में टोटल चेक्स पेड टू सप्लायर्स 3750, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड 65, ये कैश बुक में नजर आया। विच एंट्रीज आर मेड इन हिज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऐसा लग रहा है कि मैंने सप्लायर्स को पेमेंट करी है और उन्होंने मुझे 65 का डिस्काउंट दिया। जब मैं सप्लायर्स को पेमेंट करता हूं तो डबल एंट्री क्या पास होती है, जो भी मेरे पेएबल है वो डेबिट होगा, जो पेएबल है वो डेबिट होगा 3750 से। डिस्काउंट रिसीव, सॉरी, पेएबल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड, इन्होंने मुझे 65 का डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है। एक मिनट, मैंने पेएबल्स को पेमेंट करी है, मैंने पेएबल्स को पेमेंट करी है, टोटल चेक्स है, टोटल चेक्स है। रुक जाए, इस एंट्री को जरा मैं दोबारा से सही कर लूं। मैंने पेमेंट करी है 3750 की, पेमेंट करी होगी तो मेरे बैंक से पैसा गया 3750 और मुझे डिस्काउंट भी मिला और वो 65 का मिला, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट पेएबल डेबिट होगा, पेएबल डेबिट होगा दोनों वैल्यूज के टोटल से। डिस्काउंट रिसीव्ड और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डबल एंट्री पास होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए जब आप पेएबल को पेमेंट करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा, आपका जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो आप इनकम बुक करोगे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें इसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे होगे। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है पेएबल का अकाउंट, पेएबल के अकाउंट में ये दोनों चीजें डेबिट साइड पर आएंगी। अगर मैं यहाँ पर पेएबल्स का अकाउंट बनाऊं, देखिए बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, लेकिन पेएबल का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो पेएबल के टी अकाउंट में यहां पर बैंक नजर आएगा और यहां पर डिस्काउंट रिसीव नजर आएगा, ठीक है। ये पेएबल्स का अकाउंट है या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो टोटल है वो है। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये चीजें कहां नजर आएंगी, डेबिट साइड पर नजर आएंगी इस तरह से, और बैंक के अकाउंट में और डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर नजर आएंगी। 14 है, Hamid owns a grocery store. He bought a motor vehicle $2000 and fuel $50. Both of these amounts were incorrectly debited to the purchases account. What was the effect of this error on the income statement for the year? देखिए, हामिद ने एक मोटर व्हीकल खरीदी 2000 की, एंट्री पास होनी चाहिए मोटर व्हीकल डेबिट 2000, फ्यूल डलवाया 50 का, फ्यूल डेबिट 50, और बैंक से पैसे गए होंगे तो बैंक क्रेडिट 2050। इनकरेक्टली मैंने क्या एंट्री पास कर दी, मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया 2050 से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2050 से। अच्छा, अब बैंक अकाउंट में तो मैंने कोई गलती नहीं करी है। अच्छा देखिए, मोटर व्हीकल की परचेज क्या है, मोटर व्हीकल की परचेज नॉन करंट एसेट है, फ्यूल क्या है, एक्सपेंस है। अच्छा, परचेजेस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होता है, देखिए ना, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो परचेजेस अगर रिकॉर्ड हो गई है ना तो उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज कर दिया तो प्रॉफिट को कम कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसने हमसे ये पूछा कि इसका एरर क्या, इस एरर की वजह से क्या होगा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, इस साल की जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी उस पर क्या फर्क होगा। एक तो मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस सही से रिकॉर्ड नहीं हुए हुए, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस में 50 रुपए का फ्यूल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, मोटर व्हीकल में 50 रुपए का फ्यूल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यह आता, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते 50 रुपए, वो रिकॉर्ड नहीं हुए। तो इस एरर का एक इम्पैक्ट ये हो गया कि मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस जो है ना वो 50 रुपए से अंडर स्टेटेड है, गलत रिकॉर्ड, सही रिकॉर्ड नहीं हुए। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या मसला है, देखिए ये परचेजेस तो होनी ही नहीं चाहिए थी ना। अब परचेजेस इंक्रीज करने का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज करना और ग्रॉस प्रॉफिट को गलती से कम करना, ये तो कहीं से परचेजेस है ही नहीं, इसकी वजह से तो ग्रॉस प्रॉफिट कम होना ही नहीं चाहिए था, ये इम्पैक्ट तो ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, ये अगर फ्यूल एक्सपेंस होता तो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट गलत दिखा हुआ है ना अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा हुआ है गलती से, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट गलती से कम हुआ है। तो अभी क्या है, अभी मेरे जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है वो भी 2050 से अंडर स्टेटेड है, गलत है और कम नजर आ रही है, ठीक है जी। 14 का डी होगा। 15 पर आते हैं, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में कौन से जुमले सही हैं। नंबर 1, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस आइटम, ये बिल्कुल सही बात है। डेप्रिसिएशन किसी को आप पे नहीं करते हो, डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट
एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री ये नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। आप किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हो डेप्रिसिएशन की, ये बात समझो। डेप्रिसिएशन के पैसे किसी को दे नहीं रहे हो, ये बात समझो। डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। इसकी जो डबल एंट्री होती है उसमें हम किसी को ये पैसे पे नहीं कर रहे होते। मैंने एक गाड़ी ली थी, गाड़ी की इस साल की डेप्रिसिएशन जो है वो 1 लाख रुपए है, तो क्या मैं किसी को बुलाकर बोलूंगा ये लो भाई 1 लाख रुपए मेरी गाड़ी डेप्रिशिएट हुई है? नहीं, पेमेंट नहीं होती है, हाँ एक्सपेंस जरूर है। तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस आइटम, ये बिल्कुल सही है। इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू। अब इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू। डेप्रिसिएशन जो होती है वो आप जब कैलकुलेट करते हो तो आप अंदाजा लगाते हो ना कि भाई मेरी जो गाड़ी है वो इतने साल चलेगी, वो हर साल उसका वेयर एंड टेयर इतना होगा, तो 1 और 2 होगा आंसर। फी में इट इज द अमाउंट ऑफ मनी सेट असाइड टू रिप्लेस अ नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन का क्या ये मतलब है कि आपने एक गल्ला खरीदा, एक गुल्लक खरीदा, एक तिजोरी खरीदी और जितनी डेप्रिसिएशन उतने पैसे वहां पर जमा करते रहो? नहीं, ये मतलब हरगिज नहीं है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये थोड़ी है कि आप कहीं पे पैसे जमा कर रहे हो। ठीक है, तो 3 नहीं होगा, इसका मतलब आंसर बी होगा। तो हमने 15 MCQs यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करें। आप इसको अच्छे से रिकैप करें, रिवाइज करें, देखें, और अगर कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।